नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीछे सोनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज 28 जनवरी है। सीटेट के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। उसका एनालिसिस लेकर के हम उपस्थित हैं और सभी प्रश्नों के व्याख्या सहित उत्तर भी बताएंगे। अतः आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे एनालिसिस वीडियो से डेली प्रश्न पूछे जाते हैं। कल का एनालिसिस वीडियो जो हमने किया था उससे सेकेंड पेपर वाले से प्रश्न आज फर्स्ट पेपर में पूछे गए हैं। बिना बीज वाले पौधे जो पूछे गए हैं ना, वो उसी पेपर में हमने एनालिसिस उसका किया था। ठीक है, आइए देखते हैं। दोस्तों जो पेपर था वो मॉडरेट था, यानी मतलब इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। ईवीएस ही जानते ही आप कि ईवीएस में इधर उधर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी तो सीडीपी डेली जैसे पूछा जाता वैसे ही पूछा गया था। बहुत इजी था सीडीपी। ठीक है, उसमें वही कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोस्की, उन्हीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसको हम कई बार बता चुके हैं, इसलिए इस वीडियो पर उन सबको इंक्लूड नहीं किए हैं। ठीक है, हम इस वीडियो पर ईवीएस के क्वेश्चन ज़्यादातर बताएंगे और हिंदी और इंग्लिश, ठीक, और मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं जो हम बताएंगे आपको। आइए देखते हैं दोस्तों। ये जो ईवीएस में क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन, झूम खेती से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका अन्य नाम क्या है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके बारे में बता दें अगर दोस्तों आपको, तो ये एक प्रकार की निर्वाह कृषि होती है जिसका स्थानांतरण होता है, आपको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, अस्थायी रूप से भूमि के एक भूखंड पर खेती करता है व्यक्ति, और जब वह मिट्टी के क्षय के कारण भूमि को कृषि के लिए अनुपयोगी पाता है तो दूसरे भूखंड पर वो लोग चले जाते हैं, जो लोग खेती करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अन्य तथ्य अगर देखें तो यह बड़े पैमाने पर आपके असम हो गए, यानी पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है, आपको पता होगा। यानी पूर्वोत्तर भारत में इसको झूम के नाम के से जाना जाता है इस खेती को दोस्तों। अब मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, इन जगहों पर इसकी खेती की जाती है दोस्तों। ठीक है, इसके अन्य नाम देखें तो इसको स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है, स्थानांतरी कृषि कहा जाता है, फायर फैलो कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, हमने बताया ना कि जैसे कि वो मतलब जो पहले खेती करते हैं वहाँ के जो खरपतवार होते हैं उसको जला देते हैं और उसकी मिट्टी को भूमि पर, ठीक है, छिड़क देते हैं, जो उसकी राख होती है, ठीक है ना, उसको इसी भूमि पर वो उपजाऊ बनाने के लिए दोस्तों उसको छिड़कते हैं। और 1-2 साल बाद दोस्तों उसको छोड़ करके चले जाते हैं, 1-2 साल बाद फिर कृषि उसी में करते हैं। ठीक है, इसके बाद पूर्वोत्तर भारत में दोस्तों इसका नाम आपको पता है झूम है, ठीक, इस कृषि का। और आपका मध्य प्रदेश में दोस्तों नाम बेवर है, दहियारी, दीपा, और दक्षिण राज्य में जारा, एरकास, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दोस्तों बत्रा कहा जाता है इस प्रकार की कृषि को। और आंध्र प्रदेश में दोस्तों पोडू कहा जाता है, केरल पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है, उड़ीसा में कमान कहा जाता है। और आपका सेकेंड पेपर में दोस्तों ये मध्य प्रदेश बेवर पूछा गया था एक बार, आपको याद रखना है कि झूम कृषि मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है, तो बेवर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ओके, इन्हीं से देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको तथ्य बता देते हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर आज फिर पूछा गया था बावड़ी दोस्तों। इसे देखिए क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, एक तरह का कुआं होता है, आपको पता होगा। राजस्थान गुजरात में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। सीढ़ीदार कुओं, तालाबों, कुंडों को कहते हैं जिनके जल तक सीढ़ियों के सहारे आसानी से पहुँचा जा सकता है। कन्नड़ में इसको कल्याणी, और मराठी में बारव, और गुजराती में वाव कहा जाता है। संस्कृत में वापिका, कर करकंधु और सकंधु कहा जाता है। और चांद बावड़ी एक जो मिहिर भोज राजा थे ना आपके, जो वो वंश था प्रतिहार वंश, ठीक है, प्रतिहार वंश दोस्तों था ना एक, तो उसी के राजा मिहिर भोज से जिन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता था, यानी जिन्होंने वाराह, ठीक है ना, वाराह वाराह की आदि वाराह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, प्रतिहार वंश के शासक थे, तो इन्होंने चांद बावड़ी बनाई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने सोचा आपको बता दें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था बिना बीज वाले पौधे, ये हम बता चुके कल ही की वीडियो में, हमने इसका बताया डिटेल में। जैसे आपका एलोवेरा प्लांट हो गया, रबर प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, और मनी प्लांट, ये सब बिना बीज वाले पौधे हैं। ठीक है, बिना बीज के इनको उगाया जाता है। और हमने जब आपको कल की वीडियो में समझाया था सेकंड पेपर में दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था जिम्नोस्पर्म से, तो इसी के डिटेल में हमने समझाया था उसके बारे में। ठीक है, कि कौन से पौधे किस तरह के होते हैं हमने बताया है ऑलरेडी।
फिर भी बता देते हैं आपको। जो अपुष्प देखिए, पादप जगत को दो भागों में बांटा जाता है। एक अपुष्पोभिद होता है जिसमें पुष्प, बीज और नहीं पाए जाते हैं। अब पुष्पोभिद का मतलब होता है जिसमें पुष्प पाए जाते हों। ये दो प्रकार के होते हैं, नग्न बीजी होते हैं, एक आवृत बीजी होते हैं। जिन्हों जिम्नोस्पर्म आपके नग्न बीजी, एंजियोस्पर्म आपके आवृत बीजी होते हैं। ठीक है, आपके जो अपुष्पोभिद पौधे होते हैं उनमें से तीन उसके समूह हैं दोस्तों। एक थैलोफाइटा हो जाएगा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। जो थैलोफाइटा है वो उसमें शैवाल पाए जाते हैं, जो आपकी काई नहीं बन जाती, एक तरह के शैवाल होते हैं, आपको पता ही होगा इनके बारे में अच्छे से। कवक होते हैं, कवक जो आपके फंजाई होते हैं दोस्तों, जिसमें दांत खास खुजली रोग हो जाता है, जो खमीर जिससे बनता है कवक ही होता है। ठीक है, लाइकेन और कवक एवं शैवाल के बीच की सहजीवी होती है, आपको याद रखना। लाइकेन भी होता है जो आपका, ठीक है, कवक एवं शैवाल के सहजीवी के रूप में काम करता है। जीवाणु दोस्तों, ठीक है, ये भी आपके थैलोफाइटा हैं। इन पौधों में आपके पुष्प और बीज नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जीवाणु की खोज की थी लेवेनहॉक ने, इसका नाम एहनबर्ग ने दे दिया था, आपको पता होना चाहिए ये तथ्य। इसके बाद आवृत बीजी पौधों को दो टाइप होते हैं इनके, एक बीजपत्री होते हैं, एक द्विबीजपत्री होता है। एक बीजपत्र जैसे गेहूँ प्याज हो गया। द्विबीजपत्र जैसे सरसों, मूली और जितने भी दलहन होते हैं, जैसे कि आप चना को अगर तोड़ोगे तो उसके दो फाल बनते हैं ना, तो वो हो गया आपके द्विबीजपत्र। ठीक है, याद रखिएगा। इसके पश्चात दोस्तों जो क्वेश्चन आज भी पूछा गया, हम कल भी कल क्या, एक दो दिन पहले हमने इसके बारे में बताया था। यानी ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, थीम से क्वेश्चन पूछा गया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आज भी पूछा गया है थीम से पर्यावरण में। तो थीम दोस्तों मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती हैं। जो आपका परिवार थीम होता है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी उसके 4 उप थीम है परिवार थीम की। ठीक है, तो परिवार देखिए, पहला आपका परिवार मित्र हो जाएगा। तो परिवार मित्र की थीम ही दोस्तों आपकी 4 प्रकार की होती है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। परिवार मित्र की उप थीम होती है संबंध, कार्यक्षेत्र, पशु, पादप। तो इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। इसके बाद दूसरी जो आपकी थीम है भोजन हो गया, तीसरी आश्रय, चौथी जल और पांचवी यात्रा, और लास्ट में जो आपकी होती है छठवीं, उसका नाम है चीज़ें जो हम करते हैं और बनाते हैं। ठीक, इसके पश्चात क्वेश्चन जो पूछा गया, हाथी से आज फिर क्वेश्चन पूछा गया है। हमेशा इनसे देखिए, हम कहते हैं ना कि आप इनको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है। एक दिन में हाथी 100 केजी पत्ते खा जाता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 केजी होता है। झुंड में हाथनी रहती हैं और 14-15 साल के हाथी रहते हैं। बुजुर्ग हाथनी झुंड की नेता होती है। 3 से 4 घंटे ही हाथी आराम करता है, ये भी तथ्य आपको याद रखना है। स्लॉथ के बारे में अगर आपको पता हो, 17 घंटे आराम करता है, सबसे आलसी होता है, उसको भी याद कर लीजिएगा। 3 से 4 घंटे ही हाथी आराम करता है, शायद यही क्वेश्चन पूछा गया था हाथियों से। और हाथी को पानी एवं कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। 14-15 साल के बाद हाथी झुंड को छोड़ देते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, स्लॉथ की अगर बात करें तो ये सबसे आलसी जीव है। ठीक है, जंतु है जो 17 घंटे तक पेड़ में लटका रहता है, ऊपर पेड़ में मतलब लटका रहता है, 17 घंटे तक सोता है और सौंच के लिए सिर्फ सप्ताह में 1 बार जाता है। बाघ की बात करें तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे गुर्रानी की आवाज़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। ठीक है, और इसकी दृष्टि बहुत तेज होती है, 6 गुना इंसानों से। राइकून की बात करें तो इसकी याददाश्त बहुत मजबूत होती है, बिल्ली के जैसा दिखता है दोस्तों ये। और स्लॉथ ये भालू के जैसा दिखता है, लेकिन भालू नहीं होता है। राइकून की याददाश्त बहुत तेज होती है, ये मछली और मेढक को खाता मांसाहारी है, लेकिन उनको धो करके खाता है। ये तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उल्लू से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आज क्वेश्चन पूछा गया था चिड़ियों में दोस्तों, आपकी दार्जिन चिड़िया से क्वेश्चन पूछा गया था। दार्जिन चिड़िया, ये इससे क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी ऐसी चिड़िया है जो पत्तों को सी करके अपना घोंसला बनाती है, तो ये दार्जिन चिड़िया है। कोयल कुकू करती है, आपको पता होगा, इसका अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये दूसरे के घोंसले यानी कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती। कौवा सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। बसंत गौरी तनों पर घोंसला बनाती है। कलचिड़ी से रॉबिन कहा जाता है, इंडियन रॉबिन कहा जाता है दोस्तों। ये पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। वीवर दोस्तों, ठीक है, इसकी बात करें तो नर वीवर अपना घोंसला बनाता है और वो मादा इसको देखती रहती है, उसी में जाकर के अंडा दे देते हैं, जिसको अच्छा लगता है, जिसे अच्छा लगता है। मैना दोस्तों झटके से गर्दन पीछे करती है। शकरखोरा जिसे सनबर्ड कहा जाता है, ये लटकता हुआ घोंसला बनाता है। चील, इसकी दृष्टि बहुत तेज होती है, इंसानों से 4 गुना। चील, बाज और गिद्ध
ये तीन हैं जिनकी दृष्टि 4 गुना इंसानों से तेज होती है। कबूतर की बात करें तो इसकी चोंच लाल होती है। एक होता है बगुला 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 की बात करें तो ये भैंस के पीठ पर बैठता है और सहजीवी की संबंध बनाता है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। और उल्लू की बात करें तो इसकी इंसान की तरह आंखें होती हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। 270 डिग्री गर्दन पीछे घुमा सकता है, रात में जगता है और रात में जगने वाले जानवरों को काला और सफ़ेद दिखता है, आपको ये पता होना चाहिए। सुनसान जगह पर घोंसला बनाता है, खंडहरों पर घोंसला बनाता है। और पक्षी क्यों अपनी गर्दन क्यों छिटकते हैं, आपको पता होगा, उनकी आंखें के पुतले नहीं घूमती। ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए अब ये क्वेश्चन पूछे गए थे ना जो हम बता चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन हमने सोचा नए व्यूवर हैं हमारे तो उनको बता देते हैं। घटपंडी से क्वेश्चन आज फिर पूछा गया था। तो घटपंडी कीड़ों को खाता है, वो अपने पोषक तत्व की पूरी करने के लिए, क्या नाइट्रोजन पोषक तत्व की पूर्ति करने के लिए दोस्तों कीड़ों को खाता है। ये एक कीटभक्षी पौधा है, ठीक है, मांसाहारी पौधा, उत्पादक भी है दोस्तों। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय में पाया जाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, डोसेरा, सेरोसेनिया, डायनिया, ये अन्य जो है कीटभक्षी पौधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने सोचा आपको बता दें। इसके बाद कुड़ुक भाषा से आज क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुड़ुक भाषा आपको पता होगी, इसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तरह की द्रविड़ भाषा है जो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में आदिवासी रहते हैं, उराव और किसान आदिवासियों द्वारा ये बोली जाती है। जंगल में ज़्यादातर रहते हैं, इसीलिए जंगल तोरंग एक शब्द यूज होता है दोस्तों, जिस जंगल इसका मतलब होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तोरंग का मतलब क्या होता है, तो जंगल होता है कुड़ुक भाषा में। ये भी आपको याद रखना है। ज़्यादातर ये आपके झारखंड में ये भाषा बोली जाती है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है आज। पश्चिम बंगाल की पारंपरिक कला पूछी गई थी। आपको पता होगा पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा मनाई जाती है, बहुत फेमस है वहाँ। तो टेराकोटा, डोसेरा, मदुरा, छऊ मास्क और वहाँ की साड़ियों का नाम है तांत एवं वालचुरी, बहुत फेमस। जैसे पोचमपल्ली आपकी आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बहुत फेमस साड़ी है। पहले आंध्र प्रदेश में था पोचमपल्ली, अभी इस समय तेलंगाना में है। तो वहाँ की साड़ी बहुत फेमस है। पटोला ऑप्शन में था, कुछ बच्चों ने बताया, तो पटोला आपका गुजरात की साड़ियाँ हैं जो बहुत फेमस है गुजरात में, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से बताया जा सकता है, बच्चे ने ऑप्शन नहीं बताया लेकिन इसे बताया था कि पश्चिम बंगाल की कोई पारंपरिक कला पूछी गई थी क्वेश्चन, तो हमने उसी हिसाब से लिख लिया है। इसके बाद ये मैचिंग के लिए आया था दोस्तों कि साइना नेहवाल का मैच मतलब क्या खेलती है, तो साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, आपको पता होगा। सानिया मिर्जा टेनिस, कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक है, भारत की पहली भारोत्तोलक महिला है, ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला है, ठीक है। मेरी कॉम की बात करें तो मुक्केबाज थी, 8वीं बार विश्व मुक्केबाज चैंपियन रह चुकी हैं। साक्षी मलिक की बात करें तो पहलवान है, ये रेसलर हैं दोस्तों, ठीक है, हरियाणा की हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली मतलब महिला पहलवान है दोस्तों। 2016 में ओलंपिक हुआ था रियो में, ब्राज़ील में, रियो जे डेनोरियो करके एक जगह है ब्राज़ील में, वहाँ पर ओलंपिक जो हुआ था, तो वहाँ दोस्तों इन्होंने जीता था, ठीक है, पदक, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद नीरज चोपड़ा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। भाला फेंक मतलब ये जिसे जेवलिन थ्रो भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, ये उसको फेंकते हैं। ये 2021 में टोक्यो में जो ओलंपिक हुए थे दोस्तों, उसमें इन्होंने स्वर्ण जीता था। अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे एथलेटिक थे जिन्होंने स्वर्ण जीता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैचिंग में आया था तो हम आपको इसलिए सब बता दिए, यही मैचिंग में आए थे सारे। जंतुरोपण से संबंधित कोई क्वेश्चन था, हमें याद नहीं है वो बच्चे ने क्या कहा। जंतुरोपण आप समझ लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। मध्यरात्रि का सूर्य कोई क्वेश्चन था, तो इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता होगा मध्यरात्रि का सूर्य, जैसे उगता हुआ सूरज जो होता है, इनसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब इनको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे पूछा गया था हिंदी में प्रा में प्रत्यय नहीं है तो एक प्रत्येक ऑप्शन था, तो शायद प्रत्येक में नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक का मतलब होता है वो जब संधि विच्छेद करोगे तो प्रतिधन एक होता है, ठीक है। ये आपकी एंड संधि है, ठीक है, जिसमें कटअक्षर लगा होता है वो एंड संधि होती है, हमने आपको बताया भी है। और दोस्तों आपका डर कर नौका पार नहीं होती, एक पैराग्राफ आया था। स्वनिम और रूपिम से क्वेश्चन आया था। स्वनिम जो आपकी सबसे छोटी ध्वनि होती है, रूपिम का मतलब होता है जो अर्थ देने वाली सबसे छोटी ध्वनि होती है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जिसमें छात्रों का डाटा उपस्थित होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और लाइट से क्वेश्चन, चुमस्की से क्वेश्चन पूछा गया है। डिसलेक्सिया, ये इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया था। डिसलेक्सिया जो पठन विकार होता है, ठीक है। डिस्ग्राफिया आपका लेखन विकार होता है। सीसी यानी मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन से
CF और NEP से भी क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। ठीक है, इसके पश्चात सतत व्यापक मूल्यांकन के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं दोस्तों, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। इनसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा गया है। ये आपको देखिए बच्चों के आकलन करने के लिए एक विधि है दोस्तों। 2009 में दोस्तों जो आपका RTE प्रारंभ हुआ था ना 2009 में, ठीक, निःशुल्क शिक्षा की इसमें बात अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात होती है। 46वां संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की जिसमें बात होती है। RTE दोस्तों राइट टू एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा का अधिकार दोस्तों, जो आपके अनुच्छेद 21 के काम में है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसी के तहत दोस्तों सतत व्यापक मूल्यांकन बच्चों के आकलन हेतु शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसकी में अगर बात करें, सतत का मतलब होता है, व्यापक का मतलब हम आपको बताए दे रहे हैं। सतत का मतलब होता है लर्निंग, ठीक है, यानी और इसमें इसके जो भाग हैं आपके रचनात्मक होता है, योगात्मक होता है। अब व्यापक का मतलब होता है शैक्षिक और सह शैक्षिक। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, अधिगम तो आपको पता है सीखना यानी व्यवहार में परिवर्तन, इसके अंतर्गत किया जाता है। रचनात्मक का मतलब होता है जब अधिगम हो रहा होता है उस दौरान जो आकलन किया जाता है। अधिगम के लिए आकलन जब अधिगम हो रहा होता है, जैसे खाना खाते हैं तो खाना खाते के हमें बीच में हम चखते हैं, तो नहीं, जब खाना बनता है, जैसे सब्जी पक रही होती है तो बीच में हम उसमें नमक चखते हैं, तो इसका मतलब उस समय हम अधिगम के लिए आकलन हो रहा है, यानी बीच में जब आकलन होता है रचनात्मक आकलन कहा जाता है। योगात्मक आकलन मतलब जब समाप्त हो जाता है, यानी अधिगम का आकलन इसे कहा जाता है। एक होता है अधिगम के रूप में आकलन, तो स्व आकलन जिसे कहा जाता है, वो अधिगम के रूप में आकलन। व्यापक से तात्पर्य है दोस्तों जो शैक्षिक यानी विषय जो होती हैं। सह शैक्षिक के तात्पर्य है जो हमारे नैतिक मूल होते हैं, मूल कला, यानी बच्चों में नैतिकता विकसित करना, उनमें मतलब जो जीवन कौशल विकसित करना, यानी तरह तरह की चीज़ें जो होती गतिविधियाँ होती हैं आपके व्यापक उसमें मूल्यांकन में आ जाएंगी। ठीक है, अब अभिवृत्ति हो गई, पाठचर्या हो गई, गतिविधियाँ हो गई, कौशल, खेल, इसमें सारे आ जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है। अगर योगात्मक मूल्यांकन की बात करें दोस्तों तो ये गुणात्मक होता है और रचनात्मक आपका मात्रात्मक होता है। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। हाँ, चुमस्की की बात करें तो इनसे क्वेश्चन लाइट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आपको पता होगा। तो लाइट का मतलब होता है भाषा अधिग्रहण यंत्र। ठीक है, भाषा अर्जन की क्षमता बच्चों में जन्मजात होती है। भाषा विकास के जनक इन्हें चुमस्की कहा जाता है। 5 साल तक जो है बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता विकसित होती है प्रमुख रूप से, उसके बाद घटने लगती है, ऐसा इन्होंने कहा था। पर्यावरण की महत्ता पर जोर दिया था। भाषा सीखने में समाज का रोल बहुत बड़ा होता है। भाषाओं में संबंध होता है। सार्वभौमिक व्याकरण यानी बच्चा जैसे भाषा सीखता है उसके साथ वो व्याकरण भी बाद में सीख जाता है, इन्होंने ऐसी बात कही थी। पहले बच्चा ध्वनियों एवं शब्दों का ज्ञान होता, बाद में भी सतह गहरी संरचना आ जाती है। शुरुआती 5 वर्ष बच्चे के लिए भाषा अर्जन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इन्होंने ऐसी बात कही थी। ये सारे क्वेश्चन थे जो दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं आज। ठीक है, जो हमें मिले हैं और क्वेश्चन हमें मिलेंगे अगर तो हम आपको बता देंगे। ओके दोस्तों, टेक केयर, और सेकंड वाले एनालिसिस के साथ हम मिलेंगे। ठीक, टेक केयर, बाय बाय।